Welcome back all the students of second semester. Now we are going to start vocational course from today. And as you know, the name of your course is this skill development in sociology. बहुत अच्छा टॉपिक है अपने आप में। और स्किल डेवलपमेंट सोशियोलॉजी जो टाइप है वो कैसा है? इंडिपेंडेंट। अब वोकेशनल कोर्सेज के बारे में कुछ चीज़ें आप समझ लीजिए। वैसे मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए हैं एनईपी के नाम से जो पड़े हुए हैं एक लिस्ट में, उन्हें आप देखेंगे तो ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी क्या और कैसे हैं। यहाँ मैं आपको सबसे पहले ये क्लियर कर दूं कि इंडिपेंडेंट और प्रोग्रेसिव दो तरीके के कोर्सेज हैं आपके वोकेशनल कोर्सेज में। इंडिपेंडेंट टाइप के कोर्सेज वो कोर्सेज हैं जो एक ही सेमेस्टर में खत्म हो जाते हैं, केवल एक सेमेस्टर के लिए डिजाइंड होते हैं। और प्रोग्रेसिव कोर्सेज वो होते हैं जो आगे 4 सेमेस्टर तक कंटिन्यू रह सकते हैं। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि वोकेशनल कोर्सेज जो हैं ये एक कंपलसरी कोर्सेज हैं जो आपको 4 सेमेस्टर तक लेने हैं और इनकी क्रेडिट्स होती हैं। क्रेडिट आप लोग जानते हैं ना, क्या होती है क्रेडिट? कोई बताएगा? मार्क्स। मार्क्स क्रेडिट को हम मार्क्स नहीं कहेंगे, समझ के चलिए आप सभी लोग। हमारी जो पढ़ाई के घंटे होते हैं उन्हें क्रेडिट्स में काउंट किया जाता है। वोकेशनल और को करिकुलर कोर्सेज में 15 आवर्स अगर थ्योरी है देन इट इज इक्वल टू 1 क्रेडिट, ओके। एंड 30 आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल इक्वल टू 1 क्रेडिट। तो थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको अभी पता लग जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है? यू कैन अनम्यूट योर माइक्रोफोन प्लीज। 1 theory and 2 for practical. Yes, so 1 is theory means 15 hours of theory and 60 hours of practicals. Practical. हाँ, चलिए देखिए हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग इंटरेक्टिव रहेंगे तो हमें अच्छा लगेगा आपको पढ़ाने में। देखिए अब इसमें फर्स्ट है राइटिंग एबिलिटी, और ये थ्योरी है। थ्योरी ऑब्लिक प्रैक्टिकल मीन्स दोनों है। नंबर ऑफ थ्योरी आवर्स टोटल इक्वल टू 15 आवर्स इक्वल टू 1 क्रेडिट। तो 15 आवर्स इक्वल टू कितनी क्रेडिट होती है? 1। और 62 क्रेडिट्स होते हैं। अब इन्हें आप सम कर लीजिए, इनका सम करिए, कितना होगा? 60 और इनका सर 15। हाँ, तो फर्स्ट यूनिट को 3 घंटे थ्योरी में देने हैं, 12 घंटे प्रैक्टिकल में। इसी तरीके से 3-3 घंटे थ्योरी और 12-12 घंटे प्रैक्टिकल्स। अब इसमें थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स आप कैसे करेंगे ये आगे पता लगेगा। और इनका सर हाँ जी, सर क्या सभी स्टूडेंट्स के क्रेडिट सेम होंगे? क्योंकि सब लोगों के अगर हावर्स सेम है तो सबके क्रेडिट सेम होंगे क्या? एब्सोल्युटली सेम होंगे सभी के, ओके सर। ओके। और यस सर। इनका एवोल्यूशन मेथड क्या है? एमसीक्यू। आप में से कितने लोगों ने अभी तक हमने जो ऑनलाइन एग्जाम्स एक्टिवेट किए हैं उनको आपने दिया है? मैं पहले जानना चाहूंगा वो लोग जिन्होंने एक भी एग्जाम नहीं दिया है वो कृपया नो लिखें, और मोनू कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। चैट में जिन्होंने अभी तक कोई भी एग्जाम एक भी नहीं दिया वो यस लिखें, या सॉरी नो लिखें वो जिन्होंने नहीं दिया है।
और वो नहीं दे पा रहे हैं, कोई अगर प्रॉब्लम है तो वो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जिन्होंने नहीं दिया वो नो लिखेंगे, यस लिखने वाले लोग नहीं प्लीज। देखिए मैं केवल उनसे नो लिखा हुआ जानना चाह रहा हूँ जिन्होंने कोई एग्जाम अभी तक नहीं दिया। भारती आपने 4 दिए हैं, ये अच्छी बात है, बट वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है, कोई भी नहीं कह रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, आप जितने अभी ऑनलाइन हैं आपके सभी के स्टेटस को मैं चेक कर सकता हूं और कल ही ये रिपोर्ट कर सकता हूं कि इतने स्टूडेंट ऑनलाइन थे और इन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिए और इन्होंने किसी ने ये स्वीकार भी नहीं किया कि इन्होंने कोई एग्जाम नहीं दिया है। क्या मैं ऐसा करूं? मेरे पास में आपका सारा रिकॉर्ड मेंटेन है। आप जो मैंने एक वीडियो डाला था कि किस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन रहेंगे, उसके मार्क्स कैसे डिस्प्ले होंगे, सब कुछ उसमें दिया था। तो आप ये समझ के चलें कि आपकी मॉनिटरिंग पूरी हो रही है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं आगे, इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, इसमें केवल क्लासेस आप ले लेंगे उतना भी आपके लिए पर्याप्त होगा, अलग से स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है? कम्युनिकेशन एंड राइटिंग स्किल्स इंडिपेंडेंट कोर्स है और स्किल डेवलपमेंट इन सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है, इससे आप क्या कर सकते हैं इसको पढ़ने और लिखने के बाद में? तो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो न्यूज़पेपर्स, टीवी, रेडियो चैनल्स, जर्नलिज्म और मास मीडिया आदि में लिखने के लिए स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। ये आप कर सकते हैं। अब देखिए मैं दूसरी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अब इसमें एक कोर्स ही दिखाया हुआ है, कोई भी कोर्स है, ये चाहे आपका कोर्स नहीं है, लेकिन इसमें देखिए कि ये जो कोर्स है ये कैसा है, कैसा कोर्स है ये? इंडिपेंडेंट एंड प्रोग्रेसिव। ये कोर्स आप एक ही सेमेस्टर में करके छोड़ देना चाहें तो छोड़ सकते हैं, या चारों सेमेस्टर्स में सेम रखना चाहें तो सेम रख सकते हैं। कोर्स यही रहेगा जिसका नाम है हेरिटेज कंजर्वेशन। क्रेडिट हर सेमेस्टर में 3 ही रहेंगी, थ्योरी की 1 और प्रैक्टिकल्स की 2। ठीक है? इसको करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? रिस्टोर हो सकते हैं, कंजर्वेटर हो सकते हैं, आर्किविस्ट हो सकते हैं, म्यूजियम क्यूरेटर हो सकते हैं, लाइब्रेरी कंजर्वेटर, आप आर्ट गैलरी अटेंडेंट हो सकते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाने के लिए केवल बता रहा हूँ। अब इसको जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि ये फर्स्ट सेमेस्टर है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो सिलेबस है ये फर्स्ट सेमेस्टर का है, BOSC। BO मीन्स है वोकेशनल कोर्स और SC क्या है बताइए, किसी को अगर पता है तो? देखिए ऊपर ही लिखा था, हेरिटेज कंजर्वेशन। हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, यस। तो फर्स्ट सेमेस्टर अगर आप करेंगे तो आपको ये 3 यूनिट पढ़ाई जाएंगी। इसी को सेकेंड सेमेस्टर में लेना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट 3 यूनिट पढ़ाई जाएंगी। फिर अगले में लेना चाह रहे हैं थर्ड सेमेस्टर में तो फिर ये पढ़ाई जाएंगी, और फोर्थ में लेना चाह रहे हैं तो फिर ये पढ़ाई जाएंगी। लेकिन आपकी जो एजुकेशन सिस्टम है NEP का, वो पूरा कैसा है? CBS। CBS की फुल फॉर्म जानते हैं ना? चॉइस बेस्ड सिस्टम, इसको CBCS भी कहते हैं, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो आपकी चॉइस है कि फर्स्ट यूनिट करके इसको छोड़ दो, दूसरा कोई कोर्स ले लो, या आप फर्स्ट ईयर पढ़ के ही BA BSc BCom छोड़ दो और 2-3 साल बाद सेकेंड ईयर में फिर एडमिशन ले लो। आप जैसा जहां जो करना चाहो वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट टर्म इसमें यूज हुआ है, हर जगह यूज होगा और इसे आपको समझ लेना चाहिए। आपका क्लास में भी स्टार्ट करूंगा। यहाँ पे देखिए NSQF आ रहा है,
अब इस NSQ का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? कोई बताएगा? कोई नहीं। तो समझिए, आपको केवल अपने वोकेशनल को करिकुलर मेजर या माइनर कोर्सेज नहीं पढ़ने हैं, आपको ये भी पढ़ना है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है उसको हम जाने कम से कम। तो CBS ये जो NSQF है इसको कहा जाता है NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ठीक। अब क्या है कि आपकी एजुकेशन BA BSc MA MSc MCOM का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। थोड़े ही दिनों में एक चीज एक्टिवेट हो जाएगी, काम उस पर बहुत कुछ चल रहा है, हो चुका है, ABC। कितने लोग जानते हैं ABC क्या है? कोई बताएगा? अगर किसी को पता है तो बताइए प्लीज। एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। ये कहाँ से हो गया भाई? ये तो फर्स्ट एड में। हाँ, देखो ये नहीं है, गलत है। और अगर आपने NEP के रेफरेंस में आप बात कर रहे हैं तो NEP में ABC का मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। इसमें क्या होगा, हर कैंडिडेट का जैसे बैंक में खाता होता है इसी तरीके से एक बैंक क्रिएट किया जा रहा है जिसे नॉलेज बैंक हम कहेंगे। एक डिजिटल लॉकर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है? कितने लोग जानते हैं डिजिटल लॉकर? वो एक बैंक, अपनी डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए रहता है। नहीं, गलत। लॉकर बैंक में सर होता एक है, इसमें हम अपने ज्वेलरी और सामान रुपए वगैरह रखते हैं ना। वैसे ही डिजिटल लॉकर में आप अपने सारे क्वालिफिकेशन से संबंधित रिकॉर्ड्स रखेंगे। डॉक्यूमेंट वगैरह। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिजिटल फॉर्मेट में यहाँ पे रहेंगे। और जब भी कहीं कोई आप अप्लाई करना चाहेंगे किसी भी चीज के लिए तो आप डिजिटल लॉकर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका कोडिंग होगा कोई, वो आप यूज करेंगे। और फिर ये डिजिटल लॉकर जहाँ होंगे उसी पूरे सिस्टम को हम ABC के नाम से जानेंगे, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में BA BSc से मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा है। मतलब इस बात से है कि आपने टोटल क्रेडिट अपनी लाइफ में कितनी अर्जित की हैं। इसलिए अब आप लोग ध्यान रखिए, केवल BA BSc BCom मत करिए, ऐसे कोर्सेज करिए साथ में जिनकी क्रेडिट्स आपको मिलती रहे और फाइनल जब आपका इंटरव्यू एग्जाम या सिलेक्शन होगा तो ये काउंट भी किया जाएगा कि आपने लाइफ में कितनी क्रेडिट्स अचीव की हैं। तो BA BSc BCom के साथ में और भी कुछ आप पढ़ाई करते रहिए। और कितने लोग जानते हैं कि अब 2 डिग्रीज एक साथ कर सकते हैं? 2 डिग्रीज एट वन टाइम, ये जानकारी है ना आप लोगों को? आप BA के साथ में BBA कर सकते हो, BCom कर सकते हो, BSc कर सकते हो। आप कुछ और करना चाहो वो कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं कर सकते उसे समझिए, दोनों डिग्रीज एक ही मोड में ना हो। जैसे आप BA कर रहे हैं आगरा कॉलेज से और BSc कर रहे हैं आप सेंट जॉन्स कॉलेज से, तो ऐसा नहीं, दोनों रेगुलर मोड में नहीं। एक आप सेंट जॉन्स कॉलेज से कर लें और एक आप चाहें तो GLA मथुरा से कर लें, जिसमें ऑनलाइन मोड में होता है। तो ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड दोनों चीजों को आप कंटिन्यू कर सकते हैं एक साथ। तो आपका क्वेश्चन ये आ रहा है कि यूनिवर्सिटीज कितने तरह की होती हैं? तो
मैं आगे बढ़ने से पहले आपको समझा दूं कि ये यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटीज कितने तरह की होती हैं। देखिए, पहली यूनिवर्सिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, दूसरी यूनिवर्सिटीज स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज, तीसरी यूनिवर्सिटीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, चौथी यूनिवर्सिटीज डीम्ड यूनिवर्सिटीज और पांचवी यूनिवर्सिटीज ओपन यूनिवर्सिटीज। और पहले एक कंसेप्ट और था डिस्टेंस एजुकेशन का, जो अब खत्म हो चुका है। ठीक है, और छहवीं यूनिवर्सिटीज अब ऑनलाइन। ठीक है, तो देखिए, पहले हमने बताया सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कौन कौन सी है, कोई नाम बताएगा? एएमयू, DU एचयू, जेएनयू, DU सर। वो यूनिवर्सिटीज जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है और सेंट्रल गवर्नमेंट का ही उन पे पूरा कंट्रोल होता है। ठीक है, दूसरी यूनिवर्सिटी आई स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। इस सिस्टम को जरा अच्छी तरीके से समझ लेना। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो होती हैं, इनका कार्य क्षेत्र क्या होता है, ये कहाँ काम कर सकती हैं? ये ऑल इंडिया में काम कर सकती हैं। सेंट्रल का मतलब है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए नियमों के तहत बनना। और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो हैं वो अपने स्टेट तक में चल सकती हैं, लेकिन इनको भी थोड़ा सही से समझने की कोशिश करना कि स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो हैं वो हमारी दो तरीके की, बल्कि तीन तरीके की मान लो आप। एक, दो, तीन और भी चार, और चार मान लो इनको। अब चार कौन कौन सी है, देखिए कौन कौन सी मैं बता रहा हूँ आपको। पहला, जैसे आपकी आगरा यूनिवर्सिटी है। आगरा यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस कहाँ तक होते हैं, बताओ किन किन जिलों में हैं? मथुरा, आगरा, मैनपुरी, और कौन सा है, कौन सा है? फिरोजाबाद। आप माइक्रोफोन अपने अनम्यूट कर सकते हैं। तो इनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है? अपने कमिश्नरी एरिया, कमिश्नरी एरिया इनका जो है वो ही इनका कार्य क्षेत्र होगा। केवल उतने ही क्षेत्रों में ये कॉलेजेस को मान्यता दे सकते हैं। ये फिरोजाबाद से मैनपुरी और मथुरा और मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इनके अलावा अब ये अगर देना चाहें एटा में या अलीगढ़ में या लखनऊ में या कानपुर में, ये मान्यता नहीं दे सकते कॉलेजेस। तो ये हैं स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जिनका कार्यक्षेत्र क्या होता है? अपना कमिश्नरेट एरिया। नेक्स्ट है वो यूनिवर्सिटीज जिनका कार्यक्षेत्र केवल अपने कैंपस तक होता है, ये किसी कॉलेज को मान्यता नहीं दे सकते। जैसे, बताओ कोई, कौन सी, कौन सी यूनिवर्सिटी? दयालबाग। दयालबाग। इनका किसी कॉलेज को मान्यता है? नो सर। नहीं है। जो कुछ है ये अपने कैंपस में ही प्रोवाइड करेंगे या अपनी ही बिल्डिंग में चलाएंगे। इन्हें बोलते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटी। अब तीसरी एक यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं प्राइवेट। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाई जाती हैं और इनका कार्य क्षेत्र भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज की तरीके से केवल अपने बिल्डिंग कैंपस तक होता है। ये कॉलेजेस को मान्यता नहीं दे सकते।
कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं बीच में। तीसरी यूनिवर्सिटीज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी। स्टेट ओपन यूनिवर्सिटीज में स्टेट में एक यूनिवर्सिटी लगभग हर स्टेट में है जिसका कार्यक्षेत्र पूरे स्टेट में होता है। आगरा हो, चाहे मुरादाबाद हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे सहारनपुर हो, हर जगह हर कॉलेजेस में ये अपने सेंटर बना सकते हैं। ये कॉलेजेस को मान्यता नहीं देते, उन कॉलेजेस में अपने सेंटर बना के अपने कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसी यूपी की यूनिवर्सिटी कौन सी है, मालूम है कोई? मालूम है कि नहीं? आईआईएम नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है लेकिन इलाहाबाद में, जिसको बोलते हैं UPRTOU, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी। इसी तरीके से एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अपने स्टडी सेंटर खोल सकती है, वो है इग्नू। इग्नू। फॉर्म मालूम है ना वर्का? यस सर, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन इंदिरा यूनिवर्सिटी। गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जिसका स्टडी सेंटर आपके कॉलेज में भी है ना? इसमें भी है तो सर। इग्नू नेशन वाइड काम कर सकती है क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश ओपन यूनिवर्सिटी है। अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो आती है वो है, यस करण, कुछ पूछना है? यस सर। हाँ बताइए। सर गलगोटिया जो यूनिवर्सिटी है वो किस में आती है? गलगोटिया भी यूनिवर्सिटी है, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये सारी यूनिवर्सिटीज जो स्टेट गवर्नमेंट का एक एक्ट है 2F, देखो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। आपकी स्क्रीन पर मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ जब हम ओपन करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है लिखा हुआ। इसको एक एनोटेशंस को मैं हटा दूं। देखिए क्या आ रहा है, called at place of Agra University from इतने से यूपी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन 33XVII V1 के 43/1996 डेटेड इतना। अब यहाँ पे dprau.org.in को देखिए, ये अभी काम नहीं कर रही है। आप चलिए GLO को देख लीजिए। देखिए यहाँ क्या होता है कि एक गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, जिसमें विधानसभा और विधानसभा आती है, तो वहां पे एक एक्ट होता है जो पारित होता है। उस एक्ट के तहत यूनिवर्सिटीज को मान्यता दी जाती है जो 2F के अंडर में आता है, और वो शायद यहाँ पे कहीं पे होगा जिसके बारे में मैं आपको अगर अभी नहीं मिल रहा है तो मैं आपको बता पाऊंगा।